नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, आखिर ये चलता कैसे है? इसका पूरा जवाब एक किताब में है, भारत का संविधान। आज हम इसी अविश्वसनीय दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ हमारे देश की नींव ही नहीं, बल्कि यूपीएससी और एसएससी जैसी कई परीक्षाओं में सफलता की कुंजी भी है। तो चलिए देखते हैं आज के इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे। पहले हम समझेंगे कि ये परीक्षा के लिए इतना जरूरी क्यों है। फिर इसके बनने की कहानी जानेंगे, इसकी प्रस्तावना और खास बातों पर नजर डालेंगे, हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे और आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, संविधान, परीक्षा की नींव। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सवाल उठता है कि भारत का संविधान आखिर है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो महान किताब है जिसमें हमारे देश को चलाने के सारे नियम और सिद्धांत लिखे हुए हैं। और एक और मजेदार बात, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, जो इसे अपने आप में बहुत खास बनाता है। 26 जनवरी 1950 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत सही मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना। इसी दिन को तो हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इतना बड़ा दस्तावेज, इसे बनाया किसने? इसके पीछे कई महान दिमागों का हाथ था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इसकी जो सबसे जरूरी समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। खंड 2, संविधान का निर्माण। देखते हैं कि यह ऐतिहासिक सफर कैसा था। संविधान बनाने की ये जो प्रक्रिया थी, वो कोई छोटी मोटी नहीं थी। सोचिए, 1946 में संविधान सभा बनी और इसे पूरा करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लग गए। इस दौरान 11 बड़े सत्र हुए, जिसमें हर एक शब्द पर, हर एक विचार पर लंबी बहस हुई। ये हमारे संस्थापकों के समर्पण को दिखाता है। शुरुआत में संविधान सभा में पूरे भारत से 389 सदस्य थे। काम को आसान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गईं और इस पूरे काम को दिशा किसने दी? वो दी पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव ने, जो एक तरह से हमारे संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था। हमारे संविधान निर्माताओं की एक बहुत ही कमाल की बात थी। उन्होंने दुनिया के कई बेहतरीन संविधानों को पढ़ा और जहां से जो भी अच्छी चीज भारत के लिए सही लगी, उसे अपना लिया। जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब आते हैं हमारे संविधान के दिल पर, खंड 3, प्रस्तावना और मुख्य विशेषताएं। चलिए इसकी आत्मा को समझते हैं। हम भारत के लोग, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है। ये प्रस्तावना की शुरुआत है और ये साफ बताती है कि असली शक्ति भारत के लोगों के हाथ में है। और हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। बाद में 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 और बहुत जरूरी शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों ने भारतीय राज्य के आदर्शों को, खासकर सामाजिक न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता को, और भी ज्यादा मजबूत और स्पष्ट कर दिया। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। जैसे लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता को खत्म नहीं कर सकती। यह सिद्धांत हमारे संविधान का एक तरह से रक्षा कवच है। भारत का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा यूनिक है। ये ना तो पूरी तरह फेडरल है और ना ही पूरी तरह यूनिटरी। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी है, तो वहीं एक मजबूत केंद्र और एकल नागरिकता भी है। ये संतुलन भारत की विविधता को एक साथ रखने में मदद करता है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो सीधे तौर पर हम सब नागरिकों से जुड़ा है। खंड 4, अधिकार, निर्देशक तत्व और कर्तव्य। हमारे संविधान का भाग 3 हमें 6 मौलिक अधिकार देता है। ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं। ये हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं और ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। और इन सभी अधिकारों में से एक अधिकार ऐसा है जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और दिल कहा था। वो है आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के लिहाज से। मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी डीपीएसपी में क्या फर्क है? देखिए, मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी सरकार के लिए एक नैतिक गाइडलाइन की तरह है।
उन्हें कोर्ट से लागू नहीं कराया जा सकता। जहां अधिकार हैं, वहां कर्तव्य भी तो हैं, है ना? तो 42वें संशोधन के जरिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। ये नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना और देश की एकता को बनाए रखना। जैसा कि हमने कहा, संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। तो देखते हैं कि ये बदलता कैसे है। खंड 5, संशोधन और परीक्षा बिंदु। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन के मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। कुछ बदलाव साधारण बहुमत से हो जाते हैं, ज्यादातर के लिए संसद में 2/3 यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और जो मामले राज्यों से जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो गेम चेंजर साबित हुए। जैसे 42वें संशोधन को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है। फिर 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, और 101वें से जीएसटी आया। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन हो जाए उन चीजों का जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। जरूरी तारीखें याद रखनी है, आर्टिकल 14, 19, 21 और 32 जैसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को समझना है, केशवानंद भारती जैसे ऐतिहासिक केस और मौलिक अधिकार बनाम डीपीएसपी जैसे कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क पता होना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल, हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो 100 से ज्यादा बार बदला जा चुका है। इसने खुद को समय के साथ ढाला है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि आने वाले समय में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ये खुद को और कैसे विकसित करेगा। ये सवाल हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत अहम है।